दोहरा लेखा प्रणाली का अपना अर्थ क्या होता है, लेखांकन की पहली प्रणाली ये है। ठीक है, उसकी विशेषताएं देखना, उसका उद्देश्य देखना है। मौद्रिक लेन देन की प्रविष्टि, तो याद रखिएगा लेखांकन का भी ये विशेषता है, लेखांकन का भी ये गुण है, दोहरा लेखा प्रणाली का भी ये गुण है। खातों के विपरीत पक्ष में प्रविष्टि, यही बात हमने बताया कि दो खातों में आप लेखा तो करेंगे तो याद रखिए दोनों के विपरीत पक्ष में प्रविष्टि होगा, यानी एक डेबिट एक क्रेडिट होगा, यही बात इसमें लिखा हुआ है। और जो बहियां होती थी वो क्या होती थी, लाल कपड़े से एकदम जो है सिली हुई होती थी और आवरण एकदम ढका हुआ था, यानी उसके जो कवर होते थे उस बहियों के वो लाल कपड़े का होता है। लाल कपड़ा क्यों? हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और इस वाले क्लास में हम लोग का ये वन शॉट सीरीज है और इसके अंदर हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर यानी यहां पर हम लोग लेखांकन की प्रणालियां इसको समझेंगे और लेखांकन में मौजूद जितनी भी प्रणालियां उसको एक एक करके अच्छे तरीके से जानेंगे और साथ ही साथ लेखांकन का जो आधार होता है जिसके आधार पर हम लोग लेखांकन करते हैं उन आधारों को भी हम लोग जो है आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो बहुत ही जरूरी, बहुत ही जबरदस्त जो है आज का क्लास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, एक एक चीजों को पूरे क्लास को देखिएगा, कहीं भी कोई भी चीजों को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यहां से इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हाफ ईयरली एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने ही वाले हैं, 100% आने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले कि आज हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली का अपना अर्थ क्या होता है, लेखांकन की पहली प्रणाली ये है। ठीक है, उसकी विशेषताएं देखना, उसका उद्देश्य देखना है। इसके साथ साथ दोहरा लेखा प्रणाली के गुण देखना है और उसके साथ दोष और उसका सिद्धांत। ठीक है, गुण है तो दोष भी होगा और उसके बाद उसके सिद्धांत को देखना है। और फिर हमारा इघरा लेखा प्रणाली क्या होता है इसको समझना है, रोकड़ प्रणाली क्या होता है इसको समझना है और भारतीय बही खाता प्रणाली क्या होता है इसको समझना है। बाकी लेखांकन की ये प्रणालियां, ठीक है, इनको समझ लेना है। और इसके बाद हमारा जो है लेखांकन के आधार के बारे में जानना है और ये लेखांकन का आधार दो तरह का होता है, जिसमें एक नगद आधार पर लेखांकन होता है, दूसरा उपार्जन आधार पर लेखांकन होता है। इन दोनों बात को भी हम लोग आज की क्लास में अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे। ठीक बात। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी चीजों को समझने से पहले ये देखा जाए कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है लेखांकन की प्रणालियां। ठीक है, इसमें हम लोग जो है पूरी तरह से लेखांकन की प्रणालियों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ठीक बात, इस चीज को देखा जाएगा। अब इसमें हमारा प्रणालियां जब समझना चाहते हैं तो हम लोग लेखांकन की प्रणालियों को इस तरह से दो वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले जो लेखांकन की प्रणालियां है उसका जो सबसे पहला मेन प्रणाली है उसे हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। ये लेखांकन की सबसे प्रमुख प्रणाली है। वर्तमान समय में जितनी भी व्यावसायिक संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है वो सारी की सारी संस्थाएं दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही अपना जो है लेखांकन करती हैं, है ना बात। तो ये सबसे मुख्य प्रणाली है। और फिर अगला हमारा क्या, अगला हमारा अन्य प्रणालियां। अब इसके अलावा दोहरा लेखा प्रणाली के अलावा द्विपृष्ठीय प्रणाली को हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली भी कहते हैं, यानी डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। किताब में कुछ जगहों पे दोहरा लेखा प्रणाली नाम से दिया होगा, कहीं द्विप्रविष्टि प्रणाली के नाम से दिया होगा। ठीक बात, क्लियर है। इसके अलावा भी हमारे कुछ और लेखांकन प्रणालियां जिसमें हमारा जो है एक है इघरा लेखा प्रणाली जिसे एकल प्रविष्टि प्रणाली कहते हैं, जिसे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद रोकड़ प्रणाली है जिसे हम लोग कैश सिस्टम कहते हैं और फिर हमारा महाजनी प्रणाली है और इसी महाजनी प्रणाली को हम लोग भारतीय बही खाता प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय बही खाता प्रणाली नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक बात क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे लेखांकन की इतनी प्रणालियां इसके अंदर मौजूद है। ठीक बात। चलें तो हम लोग जो सबसे पहला बात करते हैं कि आखिर में दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, लेकिन उससे पहले इसका जन्म कैसे हुआ। देखिए लेखांकन का यही शुरुआत है। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म बोलीजिए या लेखांकन का जन्म बोलिए या पुस्तपालन का जन्म बोलिए, सब एक साथ ही हुआ माना जाता है, क्योंकि जिस चीज से लेखांकन का जन्म हुआ है उसमें जिस विधि का उल्लेख था, जिस प्रणाली का उल्लेख था, वही हमारा दोहरा लेखा प्रणाली था। ठीक है, तो कैसे हुआ उसके बारे में, तो यहां पर हम उस द्विप्रविष्टि प्रणाली यानी दोहरा लेखा प्रणाली के जन्म के बारे में बातें लिखे हुए हैं। जैसे लिखा क्या है, आधुनिक पुस्तपालन की द्विप्रविष्टि प्रणाली का जन्म 15वीं शताब्दी में। ठीक है, 15वीं शताब्दी का सबसे आखिरी समय था। 15वीं शताब्दी में इटली में हुआ। कहां पर? इटली में हुआ था। ठीक है, और इटली में कैसे हुआ तो देखिए, तो सर्वप्रथम सन 1494, ठीक है, सर्वप्रथम सन 1494 में इटली देश के वेनिस नगर यानी वेनिस सिटी के अंतर्गत क्या हुआ था, एक गणितज्ञ थे। ठीक है, वो एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था लुकास पेसियोली। उन्होंने जो है एक किताब लिखा था। ठीक है, उनके द्वारा जो है एक किताब तैयार की गई थी। उस किताब का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज, जो किस चीज की पुस्तक थी, जो गणित की पुस्तक थी। ये किस विषय की थी? गणित, क्योंकि ये गणितज्ञ है तो जाहिर सी बात है गणित की पुस्तक लिखेंगे, तो गणित की पुस्तक थी। ठीक है, उसी पुस्तक के एक भाग में लेखापालन की विधि का उल्लेख किया गया था और इसी यही पुस्तक जो था उसी के एक चैप्टर में, एक पार्ट में, एक भाग में उस समय की जो लेखांकन की जो प्रणालियां था उसको विस्तार से सही तरीके से लिखा गया था। ठीक है, समझे बात। तो इसमें स्मारक पुस्तक, जर्नल या पंजी, खाता बही आदि का विभाजन एवं इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया था। इस पुस्तक के अंदर इन सब चीजों के बारे में बात हुआ था। और सन 1543 में, ठीक है, बाद में सन 1543 में क्या हुआ था, ह्यूज ओल्ड कैशल ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया।
देखिए डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज जो था ना वो क्या था, वो इटली में था, इटली में लिखा गया, तो जाहिर सी बात है या तो इटालियन भाषा हो गया या इटली में बोले जाने वाली अन्य भाषा उसी में होगा, इंग्लिश में नहीं था, ठीक बात। लेकिन जब 1543 में ह्यूज ओल्ड कैशल जो है इस किताब को देखें और इस चीज को ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके उसे इंग्लिश में किया, ठीक है, तो इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया और तत्पश्चात अनेकों विद्वानों ने इस संबंध में विचार प्रकट कर इसे नया स्वरूप प्रदान किया और फिर जाकर के अनेक विद्वान इस पे और काम किए। देखिए किसी चीज की शुरुआत होती है तो बहुत बेसिक तरीके से होती है, लेकिन उस पे काम होते होते वो एडवांस बनते जा रहा है। जैसे कंप्यूटर जो आज का देख रहे हैं, आज का कंप्यूटर ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना आ गया, पहले जो है चार्ल्स बेबेज ने जो है बेसिक कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, फिर लोग उसमें काम करते गए चीजें जुड़ती जा रहा है, आज कंप्यूटर इतना भव्य बन चुका है, इतना जबरदस्त बन चुका है, उससे सारे काम हो सकते हैं, है ना बात। तो यही चीज है। इसी तरह दोहरा लेखा प्रणाली भी जब जन्म हुआ था तो बड़ा बेसिक उसमें जानकारी थी, उसमें लेखांकन बहुत छोटी मोटी प्रणाली मतलब चीजों का उल्लेख था, नॉर्मल सा उल्लेख था, लेकिन बाद में अनेक विद्वान उसमें जुड़ते गए, अपने विचार प्रस्तुत करते गए, प्रकट करते गए और दोहरा लेखा प्रणाली आज का जो है वो बन गया, ठीक बात। तो इस तरह से इसका जन्म हुआ। अब बात होता है कि आखिर में दोहरा लेखा प्रणाली है क्या, तो उसके हम लोग अर्थ को समझते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली बताया गया कि द्विप्रविष्टि प्रणाली का अर्थ प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार की विपरीत प्रविष्टि एक साथ दो खातों में करना है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी सौदा है, ठीक है, कोई भी सौदा है तो इसका जब भी हम लोग लेखा करेंगे, ठीक है, इसका जब भी हम लोग क्या करेंगे, लेखा करेंगे, तो इस लेखे को दो खातों के अंतर्गत लिखना है, ठीक है, इस लेखे को क्या करना है, दो खाते के अंतर्गत लिखना है, एक खाता कोई होगा और दूसरा खाता कोई होगा, ठीक है, तो हम लोग दो खातों के अंतर्गत लिखेंगे और दो खातों के अंतर लिखना कैसे है, विपरीत प्रविष्टि करके लिखना है। मतलब अगर एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्या होगा, दूसरा खाता क्रेडिट होगा। तो जब भी कोई भी सौदा होगा तो उन सौदों को दो खातों के अंतर्गत लिखना है, एक खाते को डेबिट एक खाते को क्रेडिट करना, विपरीत प्रविष्टि करना, ये दोहरा लेखा प्रणाली है। बात समझे, यानी कोई भी सौदा होगा तो देखिए उसमें हमेशा कम से कम दो चीजों पर प्रभाव पड़ेगा और एक चीज डेबिट होगा एक चीज क्रेडिट होगा, है ना बात। तो यही यहां पर बताएगा। इसमें प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार के लिए एक खाता डेबिट तथा उतनी ही राशि से दूसरा खाता क्रेडिट किया जाता है ना बात, समझ में आ रहा है। फिर क्या है, इसमें खाते के डेबिट या क्रेडिट होने की प्रविष्टि कुछ निश्चित नियमों के आधार पर होती है। हाँ, तो ये भी समझना है, ऐसा नहीं कि एक खाता डेबिट एक खाता क्रेडिट करना है तो किसी को भी उठा के डेबिट किसी को भी उठा के क्रेडिट करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि डेबिट करने के पीछे भी कोई नियम काम करेगा और क्रेडिट करने के पीछे भी कोई नियम काम करेगा, जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, है ना बात, क्लियर है। तो यही हमारा दोहरा लेखा प्रणाली है जिसमें प्रत्येक सौदों को दो पक्षों में लिखा जाता है, ठीक है। चलो भाई, अब इसी चीज को कोहलर ने भी बताया है, सॉरी जे.आर. बाटली बाई ने बताया, ठीक है, द्विप्रविष्टि प्रणाली की परिभाषा। तो जे.आर. बाटली बाई ने इसको कैसे बताया, तो उनके अनुसार क्या है, प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार का दोहरा प्रभाव होता है और यह दो खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है जे.आर. बाटली बाई ने कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, वो ऐसा प्रणाली है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यवहार मतलब व्यवहार का मतलब सौदा होता है, ठीक है, तो प्रत्येक सौदा जो होगा उसका क्या होगा, उसका दोहरा प्रभाव पड़ता है। दोहरा प्रभाव होने का मतलब वही, एक डेबिट की तरफ प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और एक क्रेडिट की तरफ प्रभाव पड़ेगा, यानी दो खातों पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और फिर बोला यह दो खातों को विपरीत, दोहरा प्रभाव जो होता है वो क्या करता है, ये दो खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है, ठीक है। तो यही हमारा दोहरा लेखा प्रणाली है। बहुत सिंपल सी बात है, सब सौदे होंगे दो पक्ष में लिखना, एक खाता डेबिट एक खाता क्रेडिट, दोनों पर प्रभाव डालना, यही हमारा दोहरा लेखा प्रणाली है, ठीक बात। चलो भाई, अब ये बातें हमें समझ में आ गया, तो अब इसकी विशेषताएं देख लें कि आखिर में दोहरा लेखा प्रणाली की अपनी क्या विशेषताएं। तो विशेषताएं जो है उस चीज के बारे में और बेहतर समझाती हैं और बेहतर बताती हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता हमारा क्या, मौद्रिक लेन देन की प्रविष्टि। तो याद रखिएगा, लेखांकन का भी ये विशेषता है, लेखांकन का भी ये गुण है, दोहरा लेखा प्रणाली का भी ये गुण है कि इसमें जो भी लिखा जाता है वो कैसा होगा, वो मौद्रिक, ठीक है, मौद्रिक लेन देन को ही लिखा जाएगा, वित्तीय लेन देन को ही लिखा जाएगा, यानी उन चीजों को ही लिखेंगे जिसे हम लोग मुद्रा में व्यक्त कर सकें। जो चीजें मुद्रा में व्यक्त नहीं हो सकता, जिसे मुद्रा में मापा नहीं जा सकता, जिस चीज को मुद्रा में बताया नहीं जा सकता, वो चीजें लेखांकन का विषय वस्तु नहीं है। तो दोहरा लेखा प्रणाली में भी यही याद रखिएगा कि मौद्रिक लेन देन का ही लिखा होगा, जहां पर मुद्रा के बारे में, मुद्रा पर प्रभाव पड़े, है ना बात, या अभी पढ़े या बाद में पढ़े, लेकिन मुद्रा पे प्रभाव पड़े तो उसी का लेन देन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक बात। अगला क्या है, दो खातों में प्रविष्टि। यहाँ पर ये भी बात है कि इसमें जब भी लिखा होगा तो दो खाते में होगा, एक खाता डेबिट होगा एक खाता क्रेडिट होगा, इस तरह से प्रविष्टि होगा। फिर क्या है, दो खातों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत ये भी याद रखिएगा, जब हमारा लेखांकन होता है तो हर सौदे जो होते हैं वो उसमें किसी ना किसी प्रकार के खातों को प्रभावित करते हैं। और जो इस प्रणाली के अंतर्गत जो खातों का वर्गीकरण होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक हमारा व्यक्तिगत खाता होता है जिसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं, तो इसमें प्रत्येक सौदे के खातों का अपना वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो एक व्यक्तिगत खाता में, दूसरा वास्तविक खाता में और दूसरा नाम मात्र खाता में। तो इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदों में जो है तीन प्रकार के खातों को प्रभावित वो करता है, ठीक है। तीन में से किसी दो प्रभावित करेगा, किसी एक को प्रभावित करेगा, लेकिन प्रत्येक सौदे जो है
उनके सभी प्रकार के खातों को हम लोग 3 खातों में बांटते हैं, ठीक है। तो इस प्रणाली में खातों का वर्गीकरण भी हुआ है। कौन कौन सा? एक व्यक्तिगत खाता के रूप में, एक वास्तविक खाता के रूप में, एक नाम मात्र खाता के रूप में। अब ये क्या होते हैं, ये हम लोग आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे, ये तीनों खाते कौन से होने हैं, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, डेबिट एवं क्रेडिट का निर्णय। इसमें यह भी है कि साथ ही साथ यहाँ पर जो है प्रत्येक सौदों को डेबिट और क्रेडिट 2 पक्षों में लिखा जाता है, तो उसका निर्णय कैसे लगता है? उसका निर्णय कुछ निश्चित नियम एवं सिद्धांत पर लगेगा, ठीक है, कुछ निश्चित सिद्धांत पर या नियम पर, ठीक बात। तो ऐसे नहीं कि हवा में निर्णय ले लिया जाता है, नहीं, बल्कि कुछ निश्चित सिद्धांत के आधार पर जो है डेबिट और क्रेडिट का जो है निर्णय लिया जाता है। बात समझे। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है गणितीय शुद्धता की जांच। इस खाते में जो है मतलब दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करके हम लोग जो है गणितीय शुद्धता की भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। और गणितीय शुद्धता की जांच कैसे किया जाता है, तो इसमें तलपट बनाया जाता है आगे चल के, है ना बात। पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर तलपट होता है। तो तलपट बनाकर इस प्रणाली में हम लोग तलपट बनाते हैं और तलपट बनाकर हम लोग अपने गणितीय शुद्धता की जांच कर पाते हैं, ठीक बात। ये बात हो गया। फिर इसके बाद क्या है, पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली। ये भी है कि यह पूरी तरह से पूर्ण है और वैज्ञानिक प्रणाली है। वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि सिद्धांत लग रहा है, जहां भी सिद्धांत लगेगा वो वैज्ञानिक होगा। और पूर्ण क्यों है? पूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें सभी चीजों का उल्लेख होता है, सभी प्रकार के चीजों का उल्लेख होता है। यानी वो क्या है, वो आपका व्यक्तिगत तथ्यों का भी उल्लेख होता है, ठीक बात। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत तथ्यों का भी उल्लेख होता है तथा अव्यक्तिगत तथ्यों का भी उल्लेख होता है। दोनों प्रकार के मदों को लिखा जाता है, ये नहीं कि केवल व्यक्तिगत को लिखा जाता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत अव्यक्तिगत दोनों प्रकार के पहलुओं का इसमें लिखा होता है, इसलिए पूर्ण है। अपूर्ण वही होगा ना यहाँ पे कोई चीज छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूरी तरह से हर चीजों को लिखा जाए, व्यक्तिगत को भी अव्यक्तिगत को भी, ठीक है। इसलिए इसको पूर्ण प्रणाली भी कहते हैं और सिद्धांत प्रयोग होता है, इसलिए वैज्ञानिक प्रणाली भी है। और नेक्स्ट क्या है, छल कपट की कम संभावना। और इसमें छल कपट की भी कम संभावना मौजूद है, यानी छल कपट होने का कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखिए एक ही प्रकार की राशि को 2 बार लिखा जाता है ना। हर सौदे को 2 पक्षों में लिखा जाता है, यानी 2 बार लिखा जाता है। और जब किसी चीज को 2 बार लिखा जाए, तो 2 पक्षों में लिखना जाए एक ही चीज को, तो जाहिर सी बात है इसमें गलती होने के चांसेस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। 2 पक्षों में लिखने से क्या होगा, गलती होने के चांसेस यहाँ पर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक बात। जैसे आपने चेक देखा है, चेक वगैरह सबने देखा है ना, ठीक है। तो चेक में हम लोग जब राशि भरते हैं, अमाउंट भरते हैं, तो एक शब्दों में भरते हैं, एक अंकों में भरते हैं। एक ही राशि 2 तरीके से भरा जाता है, क्यों? ताकि गलती होने की कम संभावना है ना बात, गलत ना हो पाए, है ना बात। तो इसी प्रकार से छल कपट की यहां पर भी कम संभावना है, गलत होने की चांसेस कम है, क्योंकि 2 पक्षों में लिखा जाएगा। अगर एक पक्ष में गलती हुआ तो दूसरे में पकड़ा जाएगा, है ना बात। तो इसलिए चांसेस कम है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, छल कपट करने वाले तो भाई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा ही लेते हैं, लेकिन कम से कम चांसेस है, ठीक बात। तो ये इसके अपने क्या है, विशेषताएं हो गए। अब बात होता है कि दोहरा लेखा प्रणाली का अपना उद्देश्य क्या है ना बात। विशेषताएं के बाद हम लोग देख लेते हैं इनके उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर में क्यों हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों बन रहा है, ठीक है। तो सारा का सारा उद्देश्य यही है, व्यवसाय का लेखांकन का जो उद्देश्य है वही इससे मैच करता हुआ यहाँ भी होगा। जैसे सबसे पहले देखिए व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में उल्लेख करना। तो पहली बात है कि भाई लेखांकन करने के लिए इसका उद्देश्य है, लेखांकन करना है, इसलिए प्रणाली का जन्म हुआ है, ठीक है। तो पहला उद्देश्य यही है। दूसरा क्या है, पूंजी एवं आहरण का ज्ञान उपलब्ध कराना, ठीक है। अब लेखांकन करना है, दोहरा लेखा प्रणाली बनाने से, दोहरा लेखा प्रणाली के लिए उपयोग करने से हमें वास्तविक पूंजी और वास्तविक आहरण का ज्ञान होता है कि व्यापारिक जो है कितना पैसा लगाया और कितना पैसा अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल रहा है, ठीक बात। फिर क्या है, देनदार एवं लेनदारों का ज्ञान। इसके प्रयोग से हमें यह भी पता चल जाता है कि देनदार और लेनदार कितना है, यानी व्यापार के अंदर कितने लोग पैसा देने वाले हैं और कितने लोग हम व्यापार से पैसा लेने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी मिल जाता है। फिर क्रय विक्रय का ज्ञान, इससे यह भी पता चल जाता है कि हमारा जो है व्यापार में कितना क्रय है और कितना विक्रय, क्योंकि इसमें क्रय खाता और विक्रय खाता बनता है और उसके शेष से इसका ज्ञान हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है, रोकड़ शेष का ज्ञान। इसमें जो है रोकड़ खाता भी बनता है, जिसके तहत यह भी पता चल जाता है कि रोकड़ शेष कितना है, यानी व्यापार में हमारे पास कितना पैसा बचा है, इसके बारे में मिल जाता है। फिर उसका लाभ हानि का ज्ञान। इसमें जो है लाभ हानि खाता बनता है और लाभ हानि खाता बनने से व्यापार के शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का भी ज्ञान यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए लिए फिर इसके बाद क्या, आर्थिक स्थिति का ज्ञान। इसमें देखिए आर्थिक चिट्ठा भी बनता है, ये सब आपको आगे पढ़ना है, ठीक बात। आर्थिक चिट्ठा भी बनता है और आर्थिक चिट्ठा बनने की वजह से आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है कि व्यापार में कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं, इसका ज्ञान इसमें मिल जाता है। फिर इसके बाद क्या है, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके साथ साथ ये जो है वैधानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। लेखांकन का ये भी उद्देश्य है, बहुत सारी चीजों के लिए वैधानिक आवश्यकता के लिए लेखांकन की आवश्यकता पड़ता है। जैसे कभी कभी वाद विवाद होता है तो साक्ष्य के रूप में आ जाएगा, वैधानिक आवश्यकता था, आपने पूरा कर लिया, ठीक है। सरकार पे जो टैक्स लगाता है वहां पर टैक्स लगाने के लिए आपको लेखांकन की जरूरत पड़ता है, वहां पर आपकी आवश्यकता को पूर्ति कर देगा। कभी कभी सरकार से सब्सिडी लेना रहता है, उसके लिए जो है अपना डॉक्यूमेंट दिखाना रहता है, वहां पर वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा। तो वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जो है ये जरूरी हो जाता है। फिर क्या है, सूचनाएं उपलब्ध कराना। फिर इसके साथ ये क्या करता है, इसके जरिए हमें बहुत प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो जाता है, जैसे मैनेजमेंट हो जाता है, जैसे व्यापार का मालिक जो है वो खुश हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि हमारे व्यापार में कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, उसे पता चल जाता है कि हमारा व्यापार जो है किस स्थिति में, ठीक है। तो इसका भी बारे में पता चल जाता है, ठीक है। फिर हमारा क्या है,
अशुद्धियों एवं छल कपट को रोकना। और फिर यहां पर पाया कि इससे क्या है, अशुद्धियों और छल कपट भी रुकता है। क्यों? वही 2 बार लिखने की वजह से छल कपट और अशुद्धि होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक बात। तो ये सब के सब उसके उद्देश्य है, यानी इससे क्या क्या एक तरह से लाभ मिल सकता है, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट दोहरा लेखा प्रणाली के गुण या फिर दो प्रविष्टि प्रणाली के गुण। तो बात वही है, यहाँ पे पॉइंट वाइज एकदम फटाफट आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। पहला पूर्ण विवरण, आपने विशेषता में देखा ना, वही बात यहाँ भी लिखा है। क्या लिखा है? इस प्रणाली में प्रत्येक वित्तीय व्यवहार का उल्लेख उससे संबंधित 2 खातों में पृथक पृथक रूप से किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर पूर्ण उल्लेख मिलता है, पूर्ण विवरण मिलता है। दूसरा क्या है? व्यवसाय से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का ज्ञान, व्यवसाय संबंधित सारे सूचना इसमें मिल जाता है। जैसे द्विप्रविष्टि प्रणाली में व्यक्तिगत खातों के साथ साथ वास्तविक एवं आय व्यय से संबंधित खाते भी रखे जाते हैं, इससे क्या व्यापार से संबंधित सारी सूचनाएं मिल जाता है। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद गणितीय शुद्धता की जांच कैसे होता है? तो इसमें इस प्रणाली में प्रत्येक डेबिट की एक क्रेडिट प्रविष्टि की जाती है। ठीक है। और फिर इसके बाद आगे समझिएगा, आगे तलपट बनाकर, ठीक है, आगे ये भी याद लिख लीजिएगा, इसमें तलपट बनाकर क्या करते हैं? गणितीय शुद्धता की जांच यहाँ पर संभव है ना बात? तो ये भी यहाँ पर आपको समझना है। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट बता रहा है कि जालसाजी एवं कपट की कम संभावना। ठीक है। तो ये भी बात है, प्रत्येक व्यवहार के दोहरे उल्लेख से इस प्रणाली में जालसाजी एवं कपट की संभावना कम होती है। 2 बार लिखा जाता है डेबिट क्रेडिट में, तो यही बात है। फिर इसके बाद लाभ हानि की जानकारी देख रहे हैं, सारी की सारी अभी आपने विशेषता पढ़ा, उद्देश्य पढ़ा, वही पॉइंट्स इसमें भी मिल रहा है। तो यही बेस्ट चीज है। अगर आपने जो है उद्देश्य अच्छे तरीके से याद कर लिया, उसको विशेषता में भी डाल सकते हैं कुछ पॉइंट्स को। अगर आपने विशेषता अच्छे तरीके से याद किया, उद्देश्य अच्छे तरीके से याद किया, तो आप उससे गुण दोष अपने आप निकाल लेंगे, मिल जाना है उसी से। ठीक है। अच्छी बातें गुण में चली जाएगी, बेकार बातें दोष में चली जाएगी। ठीक है। तो लाभ हानि की जानकारी, तो इस प्रणाली द्वारा एक निश्चित अवधि के अंत में लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है और उससे लाभ हानि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक बात, यही बात है। फिर इसके बाद क्या है? व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी। व्यापार की वित्तीय स्थिति कहां से मिलता है? आर्थिक चिट्ठे से, तो यही लिखा होगा। इस प्रणाली में किसी निश्चित तिथि पर चिट्ठा बनाकर, चिट्ठा को आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं, यानी स्थिति विवरण तैयार कर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी भी सरलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है। तो ये भी हो गया। ठीक है, इससे ये भी प्राप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात बोला जाए तो नेक्स्ट क्या है? तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उपयोगी निष्कर्ष निकालना। साथ ही साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और हमें जो जो जरूरी निष्कर्ष है वो यहां पर मिल जाता है। ठीक है। यानी इस प्रणाली द्वारा तैयार किए गए चालू वर्ष के व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा, इस साल जो हमने अपना व्यापार चलाया, इस साल का लाभ हानि खाता, व्यापारिक खाता और चिट्ठा हमने ले लिया, और फिर पिछले वर्ष का उसका तुलना क्या करेंगे? उसकी तुलना पिछले वर्ष के यानी गत वर्षों से संबंधित व्यापार लाभ हानि खाता तथा चिट्ठे से कर महत्वपूर्ण उपयोगी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, इस साल का सारा लेखांकन ले लेंगे और पिछले साल का लेखांकन लेंगे, दोनों का आपस में रख के तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर पता चल जाएगा कि हमारा व्यापार कैसा चल रहा है ना बात? तो जितनी महत्वपूर्ण जानकारी वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये इसके सारे गुण हो गए। अब इतने गुण है तो कुछ हानियां भी होंगी, कुछ दोष भी होंगे। तो दोष देखिए, द्विप्रविष्टि प्रणाली के दोष। ठीक है, क्या दोष है? तो सबसे पहला दोष है कि डेबिट क्रेडिट के नियमों को लागू करने में कठिनाई। जैसे आपने जाना ना कि डेबिट क्रेडिट करने के अपने नियम होते हैं, तो पहला दोष यही है कि यहाँ पर जो डेबिट क्रेडिट करने के नियम है वो बड़ा कठिन है। ठीक है, अब बहुत भी कठिन नहीं, आराम से यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जनरली सब लोग इसको नहीं लगा सकता। ठीक है, तो यह पद्धति अलग अलग व्यापारिक व्यवहारों के डेबिट एवं क्रेडिट के लिए अलग अलग नियम निश्चित करता है। हर सौदे के लिए अपना अपना डेबिट क्रेडिट करने का नियम है। ठीक है, तो ये इसमें पहला दोष हो गया। एक बार आपने पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि सब हो गया। फिर दूसरा क्या? अशुद्धियों की संभावना। अब कोई भी चीज पूर्ण रूप से तो शुद्ध होता नहीं, तो यहाँ भी पूरी तरह से ये शुद्ध नहीं है, इसमें अशुद्धियां होने के चांसेस है। ठीक है, यह प्रणाली पूर्ण एवं वैज्ञानिक है, किंतु फिर भी लेखा पुस्तकों में गलतियों एवं त्रुटियों की संभावना बनी रहती है, यानी गलती हो सकता है इसमें। ठीक है, यद्यपि इस पद्धति में लेखा प्रविष्टियों की जांच के लिए तलपट का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, इसमें गलतियां हो सकती है, हालांकि जांच के लिए इसमें तलपट बनता है, लेकिन फिर भी चांसेस है कि गलती हो जाए। क्योंकि गलती क्या है? गलती तो यार किसी से भी हो सकता है ना बात? लेखांकन भी कोई ना कोई आदमी करता है, तो जाहिर बात है उससे गलती हो सकता है ना? तो ये चीज है, गलती होने की संभावना इसमें है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है खर्चीली प्रणाली। बिल्कुल खर्चीली, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा बही बनता है। ठीक है, इस पद्धति में कई लेखा बहियां रखना आवश्यक होता है, साथ ही लेखांकन कार्य के लिए लेखापाल रखना आवश्यक होता है, जिससे लेखांकन की लागत बढ़ जाती है। देखिए, एक तो बड़े बड़े किताबें रखने, बड़े बड़े भैया रखने पड़ते हैं, और फिर उसमें लेखा करने के लिए एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है। अब उन सबका खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसीलिए बहुत खर्चीली प्रणाली है। ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है? योग्य लेखापाल की आवश्यकता। सेम इसी बात को यहाँ पे लिख दिया है कि इस पद्धति से लेखांकन कार्य के लिए योग्य लेखापाल की नियुक्ति आवश्यक होती है। इसमें लेखाकर्म के सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होता है, और ये भी इसकी क्या है? इसकी सीमा है, इसके दोष है। क्यों? क्योंकि एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी जो है लेखांकन नहीं कर सकता। दोष हुआ ना? कोई भी आराम से हम अपना बिजनेस करें, हम अपने बिजनेस का आराम से लेखांकन कर पाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से लोगों को रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक प्रॉब्लम है, एक दोष है। ठीक बात, क्लियर बात। फिर इसके बाद क्या है? लेखा छूट जाने पर अशुद्धि ज्ञात करने में कठिनाई। ये सबसे बड़ा दोष है।
ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है कि लेखा छूट जाता है। ठीक है, तो इस पद्धति में सर्वप्रथम व्यवहारों की प्रविष्टि प्रारंभिक लेखा की पुस्तकों में की जाती है। यदि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को लिखते समय कोई त्रुटि या अशुद्धि हो जाए तो इसकी जानकारी सरलता से प्राप्त नहीं हो पाती। अगर आपने शुरुआत में ही कोई गलती कर दिया या आपसे लेखांकन ही छूट गया, लेखा ही नहीं किया, अब उसको आप ढूंढ नहीं पाएंगे, बड़ा दिक्कत होता है उसको ढूंढने में। ठीक है, तो ये भी इसका अपना एक दोष है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता। फिर इसके बाद इसमें जो लेखांकन किया जाता है उसके लिए ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ता है। यानी इस पद्धति में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए विशेष ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी आपको सीए बनना पड़ेगा, अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, तब जाके आप लेखांकन कर पाएंगे, वरना कोई कर नहीं पाएगा। तो अच्छा ज्ञान, विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है लेखांकन करने के लिए, तो ये भी इसका दोष है। ठीक है बात, तो ये सारी बातें हो गया। अब बात करते हैं द्विप्रविष्टि प्रणाली के अपने सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या है कि इसमें जो लेखांकन किया तो क्या क्या चीजों को हम अपने ध्यान में लेकर के चलते हैं, है ना बात, यही यहां पर है। तो पहला सिद्धांत क्या है कि ये याद रखिएगा, प्रत्येक लेन देन को दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये एक तरह से स्टेप भी है। जब जनरल एंट्री आप करेंगे ना तो यही सारे के सारे स्टेप, यही सारे के सारे सिद्धांतों का प्रयोग करके जनरल एंट्री बनेगा, है ना बात। तो सबसे पहले यही याद रखिएगा, जब भी कोई सौदा होगा या जब भी लेन देन होगा तो इतना याद रखिएगा, उसका कम से कम दो खातों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उन दो खातों को सबसे पहले ढूंढना पड़ता है, यही लिखा है। यह प्रणाली जो है सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार का दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। एक खाता लाभ प्राप्त करता है, दूसरा खाता लाभ प्रदान करता है। ठीक है, एक खाता लाभ प्राप्त करता है, एक खाता लाभ प्रदान करता है, यानी एक खाता डेबिट होता है, एक खाता क्रेडिट होता है, इस हिसाब से। ठीक बात। फिर दूसरा क्या है कि लेन देन से प्रभावित दोनों खातों में प्रविष्टि। फिर जब आपको दो खाते वो ढूंढ लिया जाता है तो याद रखिएगा दोनों खातों में प्रविष्टि होगा। ठीक है, तो इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का प्रभाव एक ही व्यक्ति संस्था की लेखा पुस्तकों में दो खातों पर पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति संस्था में प्रत्येक लेन देन की प्रविष्टि दो खातों में की जाती है। तो याद रखिए, हर लेन देन जब भी होगा तो उसकी प्रविष्टि कम से कम दो खातों में होगा, डेबिट और क्रेडिट करता जिसको होगा, दोनों में विपरीत परिस्थिति होगा। ठीक है, विपरीत प्रविष्टि होगा। ठीक बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि खातों के विपरीत पक्ष में प्रविष्टि। यही बात हमने बताया कि दो खातों में आप लेखा तो करेंगे तो याद रखिए दोनों के विपरीत पक्ष में प्रविष्टि होगा, यानी एक डेबिट एक क्रेडिट होगा, यही बात इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या है, डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष में प्रविष्टि, विपरीत पक्ष में प्रविष्टि, डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष में प्रविष्टि, यही बात यहाँ पर लिखा है, ये बात इसमें भी है, बातें वही है। ठीक है, पॉइंट्स वही है, सेम टू सेम। तो इस तरीके से फिर इसके बाद क्या है कि याद रखिएगा कि जो लिखा होगा मौद्रिक लेन देन की प्रविष्टि, यानी इसके अंदर जब भी लेखा करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली में तो ये भी दिमाग में रहना चाहिए कि जो भी लेखांकन होगा वो सौदा मौद्रिक लेन देन हो, जिस चीज को मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा, यानी भावनाओं को इसमें नहीं लिखा जाता, गुणों को इसमें नहीं लिखा जाता, केवल मुद्रा में बताया जाने वाले चीजों को लिखा जाता है। फिर इसके बाद क्या है, समस्त लेन देन संस्था के साथ माना जाना। ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, याद रखिएगा जब भी लेखांकन करेंगे तो हमें जो लेखांकन करना है वो व्यापार के लिए करना है। किसके लिए, व्यापार के लिए करना है, ना कि व्यापार के स्वामी के लिए। ठीक, यानी ना ही हमें व्यापारी के लिए लेखा नहीं करना है, बल्कि व्यापार के लिए लेखा करना है। तो यही याद रखिएगा, समस्त लेन देन व्यापार के साथ माना जाना, उसी के हिसाब से हमें लेन देन करना है, लेखा करना है। फिर क्या है, तीन क्रम में प्रविष्टि। लेखांकन जो तैयार किया जाता है उसका अपना तीन क्रम बना हुआ है। कैसे क्रम बना हुआ है, तो इस प्रणाली में समस्त व्यापारिक व्यवहारों की प्रविष्टि तीन अवस्थाओं में की जाती है। प्रथम अवस्था क्या कहलाता है, प्रथम अवस्था प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें कहलाती है। ठीक है, और फिर दूसरा जो है खातों का वर्गीकरण कहलाता है, और तीसरा अवस्था जो है व्यापार का सारांश कहलाता है। ठीक है, तो तीन चीजें होती है, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और सारांश। इन तीन वर्गों में बांट करके पूरा का पूरा लेखांकन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा। ठीक, ये सारे के सारे इसके सिद्धांत हो गए। अब बात होता है हमारा एक लेखांकन चक्र, लेखांकन ढांचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लेखांकन ढांचा है। यहां पर जो हमने बनाया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेखांकन ढांचा। ठीक है, ये आपको जो है याद कर लेना, समझ लेना पहले क्या होता है फिर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले सौदा होता है, उन सौदों को सबसे पहले जिसके अंतर्गत लिखा जाता है उसे हम लोग प्रारंभिक लेखा कहते हैं। प्रारंभिक लेखा जिसे हम लोग जनरल कहते हैं। लेकिन जब जनरल हमारा क्या होता है, जनरल व्यापार जब छोटा होता है तब तैयार किया जाता है। लेकिन जब व्यापार बहुत ज्यादा हो जाता है और सौदों की संख्या हद से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जनरल की जगह पे जनरल की सहायक बहियां बनती हैं, जिनकी संख्या टोटल 8 है। उस बहियों में सबसे पहले क्रय पुस्तक, फिर विक्रय पुस्तक, फिर क्रय वापसी पुस्तक, फिर विक्रय वापसी पुस्तक, फिर प्राप्य विपत्र पुस्तक, फिर देय विपत्र पुस्तक, फिर रोकड़ पुस्तक और फिर मुख्य जर्नल। ठीक है, क्या, मुख्य जर्नल। तो इस प्रकार के सारे पुस्तक हमारे तैयार होते हैं। ठीक बात, क्लियर है। तो ऐसे करके सहायक बहियां कब बनते हैं, जब व्यापार बड़ा हो जाए। व्यापार छोटा रहता तो जनरल अकेले बन जाएगा, उससे सारे काम हो जाएगा। फिर जनरल से हमारा फिर क्या बनेगा, फिर दूसरा वाला पार्ट स्टार्ट होगा जिसे हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, यानी जिसमें हम लोग का खाता बही बनता है। ठीक है, खाता बही नहीं बनेगा। और फिर उसके बाद से खाता बही के बाद हमारा तीसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसे हम लोग सारांश कहते हैं। और सारांश में क्या बनता है, सारांश में खाता बही के बाद क्या बनता है, तलपट। फिर तलपट के बाद हमारा बनता है क्या, लाभ हानि खाता, अंतिम खाता जिसे कहते हैं। उसमें हमारा क्या बनता है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा।
ये बनता है तलपट की सहायता से अंतिम खाते बनता है, और अंतिम खाते में 3 चीजें बनता है, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा। यही जो स्टेप हम बता रहे हैं, इसी स्टेप से आपके सिलेबस भी कवर होंगे। यानी सबसे पहले आप जर्नल सीखेंगे, फिर उसके बाद लेजर सीखेंगे, फिर उसके बाद तलपट सीखेंगे, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट सीखेंगे, है ना बात। इसी तरह से आपको सीखना है। और जब ये सारी चीजें हो जाता है तो फिर अंततः व्यापार का जो निर्णय निकला है, व्यापार का जो रिजल्ट निकला है, उसका विश्लेषण करते हैं और उसका निर्वचन करते हैं। यानी उस रिजल्ट को जो है अच्छे तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, कमियों और चीजों को, फायदों को निकालते हैं और फिर निर्वचन करते हैं। निर्वचन मतलब हम लोग आगे के बारे में सोचते हैं कि अब आगे कैसे करना है, अगला स्टेप कैसे उठाना है, आगे फ्यूचर में व्यापार को किस तरह से लेकर चलना है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस तरह से करते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इकारा लेखा प्रणाली यानी एकल प्रविष्टि प्रणाली क्या होता है। मतलब यहां तक में आपने दोहरा लेखा प्रणाली की सारी बातें खत्म कर लिया। ठीक है, यहां पे आपने लेखांकन का जो है ढांचा भी समझ लिया, अकाउंटिंग स्ट्रक्चर भी समझ लिया, कैसे कैसे होता है, सौदा से लेकर के निर्वचन तक की पूरी प्रक्रिया को जान लेंगे, कब किसके बाद क्या आता है। ठीक है, अब हम लोग जो है अगला प्रणाली जानने जा रहे हैं जिसे हम लोग इकारा लेखा प्रणाली कहते हैं, इसे अपूर्ण प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इकारा लेखा प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, इसे अपूर्ण प्रणाली भी कहते हैं। इसके साथ साथ इकारा लेखा प्रणाली को अपूर्ण प्रणाली के साथ साथ और क्या जानते हैं, तो इसे हम लोग जो है अवैज्ञानिक प्रणाली भी कहते हैं, अवैज्ञानिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? अब ये होता क्या है इसमें समझिए। तो देखिए, जैसा कि नाम है इकारा लेखा प्रणाली, यानी इसमें सौदों का लेखा एक पक्ष में होने की बात होगा, यही लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा क्या है। ठीक है, इस पद्धति का अर्थ प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहारों की केवल एक प्रविष्टि करना नहीं है। जनरली नाम से यही लगता है कि इकारा लेखा प्रणाली मतलब सारे सौदों को बस एक पक्ष में लिखना है, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में, यही समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बल्कि क्या होता है, बल्कि इसमें कुछ लेन देनों का जिसका संबंध वास्तविक खातों से होता है, जैसे संपत्ति और माल से होता है, उनकी प्रायः एक ही जगह पर प्रविष्टि की जाती है। यानी वास्तविक खातों की प्रविष्टि केवल एक जगह पे कर दिया जाएगा, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में, उस हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, कुछ व्यवहार जिसका संबंध व्यक्तिगत खातों से होता है, दोहरी प्रविष्टि की जाती है। यानी व्यक्तिगत खाते वाले जब भी लेन देन होगा तो वहां पर दोहरी प्रविष्टि की जाएगी, यानी उधार सौदे की बात की जाए तो वहां पर दोहरी प्रविष्टि यहां पर होगा। ठीक है, और तथा कुछ व्यवहार जिसका संबंध लाभ हानि से होता है, कभी कभी कोई भी प्रविष्टि नहीं की जाती है। और कुछ ऐसे खाते होते हैं जो नाम मात्र खाते की तरह होते हैं, जो जिनका संबंध लाभ हानि से होता है, उनका आप प्रविष्टि ही नहीं करते हैं, है ना बात। तो यही बात है कि यहाँ पर किसी चीज को लिख लो, किसी चीज को दोनों जगह लिख लो, किसी चीज को मत लिखो, ये बात है। यानी ये पूर्ण रूप से अवैज्ञानिक है, नियम कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है। फिर क्या है, ये अपूर्ण है, यानी कि पूरा चीजों को नहीं लिखा जा रहा है ना बात, इसीलिए इसका ये नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या समझ में आ रहा है, इस प्रकार इस पद्धति में लेखांकन का कार्य अधूरा होता है, अतः इसे अपूर्ण बहीखाता पद्धति भी कहा जाता है। बात क्लियर है? यानी इकारा लेखा प्रणाली से आपको यह समझ में आया कि इसमें क्या होता है, कहीं कहीं लेखा एक पक्ष में, ठीक है, किसी किसी सौदों का लेखा एक पक्ष में, ठीक है, किसी किसी सौदों का लेखा दोनों पक्ष में, और किसी किसी सौदों का लेखा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों काम होता है, एक पक्ष में लेखा, दोनों पक्ष में लेखा, या नहीं लेखा होगा। ठीक है, तो इस वजह से यह प्रणाली अपूर्ण प्रणाली है, अवैज्ञानिक प्रणाली, अंडबंड है। ठीक बात, लेकिन फिर भी जो है बहुत ही कम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं, लगभग विलुप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे रेडी पटरी वाले दुकानदार, छोटे मोटे व्यापारी इसका प्रयोग कर रहे हैं, छोटे मोटे व्यापारी इसका प्रयोग कर रहे हैं ना बात, इस प्रणाली का। ठीक है, तो ये बात हो गया, इसके बारे में भी लोग जान लें। फिर इसकी अपनी कुछ विशेषताएं में ध्यान दीजिए। पहला विशेषता, इस पद्धति में कुछ व्यवहारों को एकल प्रविष्टि, कुछ व्यवहारों को दोहरी प्रविष्टि तथा कुछ व्यवहारों की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। अभी आपने परिभाषा में भी समझा, सबसे मेन बात यही है। ठीक है, दूसरा क्या है, इस पद्धति में लेखांकन के सिद्धांतों का उपयोग नहीं किया जाता, कोई भी सिद्धांत नहीं है, अवैज्ञानिक है इसीलिए। सिद्धांत कहाँ होगा यार, जब मन तब लिखो, जब मन तब नहीं लिखो, सिद्धांत रहता तो सारी चीज लिखा जाता ना। तीसरा, इसमें द्विप्रविष्टि की प्रणाली की भांति कोई निश्चित नियम एवं सिद्धांत नहीं होता, बात ऊपर हमने यही समझाया। अतः इसे अपूर्ण बहीखाता पद्धति भी कहते हैं, इसलिए अपूर्ण बहीखाता पद्धति है। फिर क्या है, यह पद्धति पूर्ण एवं वैज्ञानिक भी नहीं है, पूरा तो है ही नहीं है, वैज्ञानिक हो भी नहीं सकता। फिर क्या है, इस पद्धति का उपयोग छोटे व्यापारियों द्वारा किया जाता है। हमने बताया ना, देखिए जनरली अगर बोला जाए समानतः ये प्रणाली विलुप्त होने की कगार पे, लगभग विलुप्त हो चुका है, लेकिन आज भी कुछ छोटे मोटे व्यापारी इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी भी इसको ढो रहे हैं, अभी भी इसको पढ़ रहे हैं, है ना बात। वरना इतिहास की तरह इसको पढ़ा जाता है कि भाई ये भी था कभी। ठीक है, क्लियर है? चले भाई, आप लोग के एक चैप्टर में इसको समझाया भी जाएगा इस पद्धति में कैसे लेखा होता है। फिर इसके बाद यहां पर आता है हमारा इकारा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली में अंतर, जो हमने यहाँ पे लगा दिया है, सीट पे है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इकारा लेखा प्रणाली हमने समझा दिया, दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है ये समझा दिया। जब दोनों समझ में आ गया तो जब आप अंतर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक बात,
तो ये अंतर आपके लिए हमने लगा दिया, आप लोग पूरी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब बात होता है रोकड़ प्रणाली के बारे में। अगला प्रणाली रोकड़ प्रणाली, जैसे कैश सिस्टम कहते हैं। अब ये होता क्या है, जैसा कि नाम ही कैश सिस्टम है, तो ये उन जगहों पे प्रयोग किया जाता है जो ज्यादातर जहां के ट्रांजैक्शन क्या हो, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिन व्यापार, जिन सौदों, जिन संस्थाओं का जो है ज्यादातर सौदे क्या होते हैं, कैश में होते हैं, नगद में होते हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपना लेन देन अधिकतम कैश में करते हैं। तो उन जगहों पे कैश सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, यानी रोकड़ प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब ये कौन से हैं जो इनका ट्रांजैक्शन अधिकतम ट्रांजैक्शन कैश में होता है, तो इस प्रकार की संस्थाएं हैं, वो कौन सी होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं अलाभकारी संस्थाएं। इस प्रकार की संस्थाओं को हम लोग कौन सी संस्थाएं कहते हैं, अलाभकारी संस्थाएं। ठीक है, ये कहा जाता है भाई इन प्रकार की संस्थाओं को, है ना बात, अलाभकारी संस्थाएं। या फिर हमारे जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, यानी पेशेवर व्यक्ति, उनके द्वारा भी ऐसा इस प्रणाली का प्रयोग करके लिखा किया जाता है। ठीक है, तो कैश सिस्टम का प्रयोग कौन करता है, अलाभकारी संस्थाएं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, मठ है, ठीक है, अनाथालय, अस्पताल है। इस प्रकार की जो संस्थाएं वो क्या करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनती, सेवा देने के उद्देश्य से बनती है, समाज के जो है भलाई करने के उद्देश्य से बनती है ना बात। तो इस प्रकार की संस्थाओं को अलाभकारी संस्थाएं कहते हैं, वो अपना कैश सिस्टम से लेखांकन करते हैं। और पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब क्या है, ये सब पेशेवर व्यक्ति हैं। इनका जब लेखांकन होता है, ये अपना पर्सनल लेखांकन जब करवाते हैं, तो इनका भी लेखांकन कौन से सिस्टम से होता है, कैश सिस्टम से होता है। अब इन प्रकार की संस्थाओं के बारे में आप सोचिए, यहां पर सारा लेन देन कैश के रूप में होता है कि नहीं, अधिकतम से अधिकतम लेन देन कैश के रूप में करते हैं ना, नगद होता है ना, उधार उधार का काम यहाँ पे बहुत ही कम होता है ना बात। यही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, इस प्रणाली में संपूर्ण लेखांकन केवल रोकड़ वही पर आधारित होती है ना बात। कैश बुक बनता है, उसी से पूरा लेखांकन यहाँ पर होता है। गैर व्यापारिक संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना ना हो, जैसे साहित्य समिति, खेल समिति, अनाथालय, चिकित्सालय, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि, अथवा पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि का अधिकांश लेन देन रोकड़ पर आधारित होता है, वहां लेखांकन की इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। जो बातें हमने बताया वही लिखा है। ठीक बात, तो ये हो गया रोकड़ प्रणाली के बारे में। अगला इसी तरह हमारा एक है प्रणाली जिसे हम लोग लेखांकन की भारतीय प्रणाली कहते हैं, यानी भारतीय बही खाता प्रणाली। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो देखिए अब ये भी जो है वर्तमान में पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। इकहरा लेखा प्रणाली विलुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, और भारतीय बही खाता प्रणाली पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। दो प्रणालियां अच्छे तरीके से चल रहा है। एक चल रहा है दोहरा लेखा प्रणाली, जो व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वो दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करते हैं। और एक प्रणाली है जिसे हम लोग कहते हैं रोकड़ प्रणाली, इसका प्रयोग कौन करता है, वो संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, और ये दोनों प्रणाली आज के समय में चल रहा है। ठीक बात, भारतीय बही खाता प्रणाली भी लगभग विलुप्त हो चुका है, लेकिन इसको इतिहास के तौर पे हम लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं, क्या होता है, कैसा होता था, ये बात हमने पढ़ा है इसको, है ना बात। आप लोग तो केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमने इसका क्वेश्चन भी लगाया अपने लाइफ में। ठीक बात, तो इसमें क्या होता है, तो देखिए इसे महाजनी बही खाता पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धति भारत में प्राचीन काल से प्रचलित रही, एकदम पुरानी चीज है और बहुत ही साइंटिफिक ये भी है। ये भी दोहरा लेखा प्रणाली की तरह ही था, सेम टू सेम सारी चीजें, सारे रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून इसमें भी हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये भी पद्धति था, बस अंतर यही था कि ये बहुत गुप्त से काम करता था। ठीक है, ये बहुत सीक्रेसी रखता था। जैसे क्या होता है, व्यापार जो है ना, व्यापार, धन, लक्ष्मी, ये क्या होता है, ये छुपा के रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, इसके बारे में दूसरों को पता नहीं होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि अपनी सैलरी, अपने वेतन के बारे में किसी से बताना नहीं। जब भी कोई पूछे कितना कमा लेते हो, तो बोलो कि बस चल जाता है काम, है कि नहीं बात। तो यही चीज है। तो पहले के भारत में इस तरह के रूढ़िवादी सोच था, अपने आप को सुरक्षा देकर चलने का सोच था। तो इसी वजह से ये लोग क्या करते थे कि व्यापारी लोग इस प्रणाली का प्रयोग करते थे। और इस प्रणाली में जो लेखांकन होता था वो कौन से भाषा में होता था, लोकल भाषा में होता था। यानी अगर व्यापारी लोग मारवाड़ी हैं तो मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। पहले के टाइम पे ज्यादातर मारवाड़ी लोग ही व्यापार करते थे, तो मुड़िया भाषा का प्रयोग होता था, मारवाड़ी भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, अगर कोई और भाषा के व्यापारी लोग हैं, आपस में उनका लेन देन है, आपस में उनका लेखांकन, तो वो उस भाषा में करते थे, ताकि क्या है कि वो गुप्त रहे। ठीक है, अगर मारवाड़ी क्षेत्र से बाहर बात जाए तो किसी को समझ में ना आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, और करने का तरीका भी बड़ा अलग था, इसीलिए ये उतना विकसित नहीं हो पाया। अब देखिए अंग्रेजी पद्धति क्या है, वो अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया, बना था वो भी इटली के भाषा में, है ना बात। इटली के वेनिस नगर में बना था, लोकल भाषा में उसका भी आविष्कार हुआ था, लेकिन उसे बाद में अंग्रेजी में अनुवाद करके इंटरनेशनली फैलाया गया ना। आज विश्व में सारे देश जो है दोहरा लेखा प्रणाली लोग पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से सारे लेखांकन कर रहे हैं। तो उसे जो है मिला सहारा ग्लोबलाइज्ड होने का, और इसे क्या हुआ, इसे लोग सीक्रेट करने के चक्कर में दबा के रख दिए। इस वजह से ये जो है विलुप्त हो गया, आज के समय में कोई यूज नहीं कर रहा है, जबकि ये भी साइंटिफिक था, ये भी एकदम परफेक्ट था, और वो जो है आज सबको लोग यूज कर रहा है। ठीक बात, तो यही है क्या कि इसे महाजनी बही खाता पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धति भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है, क्योंकि भारत में व्यापार बहुत पहले से है। सिंधु घाटी सभ्यता आपने जाना है ना, वहां पे भी व्यापार था, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड था।
है ना बात। तो बहुत समय से व्यापार में, भारत में व्यापार चल रहा है, तो जाहिर सी बात है लेखांकन भी हो ही रहा होगा। ठीक है, अब क्या है, इस पद्धति में खाता बहियां कोरे पन्ने में प्राय लंबी लंबी आकार की होती हैं। तो इसमें जो बहियां होती थी, जो पुस्तकें होती थी, वो कैसे होती थी, तो कोरे पन्ने के होते हैं। कोरा पन्ना समझते हैं ना, एकदम सादा, ब्लैंक, रूलदार भी नहीं, किसी प्रकार उसमें कोई लाइन वाइन नहीं खिंचा रहता था, एकदम सादा। जबकि अंग्रेजी पद्धति में लाइन खिंचा हुआ रहता है। जनरल में आप देखेंगे कॉलम रहेगा, लेजर में आप कॉलम रहेगा, तलपट में आपको कॉलम रहेगा, वो रहता है। लेकिन यहाँ पर एकदम सादा पन्ना रहेगा। ठीक है, और उस सादे पन्ने में लेखांकन होता है। और बहियां भी कैसे होते हैं, बड़ी लंबी लंबी आकार के होते हैं, लंबे लंबे बहियां। ठीक है, फिर कहता है होती है तथा ऊपरी भाग से सिली हुई होती है। ठीक है, जैसे पैड होता है ना, ऊपर से सिला रहेगा, ऐसे करके पलटा जाता है, वैसे ही तो सिली हुई होती थी। ठीक बात। इसका आवरण लाल कपड़े से युक्त तथा मजबूत होता था। और जो बहियां होती थी वो क्या होती थी, लाल कपड़े से एकदम जो है सिली हुई होती थी, और आवरण एकदम ढका हुआ था, यानी उसके जो कवर होते थे उस बहियों के, वो लाल कपड़े का होता है। लाल कपड़ा क्यों, तो बहुत कारण है, बहुत तरह तरह के धारणा है। जैसे लाल कपड़ा क्या लक्ष्मी की प्रतीक माना जाता है, कुबेर का प्रतीक माना जाता है, धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए क्योंकि व्यापार का काम हो रहा है। दूसरा, लाल कपड़ा जो हनुमान जी के भी बोला जाता है, तो बोला जाता है कि हनुमान जी व्यापार की रक्षा कर रहे हैं। तीसरा, लाल कपड़ा इसलिए भी रखा जाता है कि लाल कपड़े जो होते हैं, साइंटिफिक रीजन इसका ये हो जाता है कि लाल कपड़े क्या होते हैं, उससे कीट पतंग जो है नहीं आते हैं। लाल जो है बड़ा हार्श कलर होता है, तो उससे क्या होता है, कीट पतंग और इस प्रकार के जो दीमक वगैरह वो कम लगते हैं। ठीक है, तो बहियां ज्यादा दिन तक सुरक्षित होती थी, उसके कागज ज्यादा दिन तक सुरक्षित होते थे, तो इसलिए भी लाल कपड़े में। और अभी भी जाइए पुराने पुराने लाइब्रेरी वगैरह में, या जहां पे भी पुराने रिकॉर्ड्स रखे हैं, तो देखिए वहां पे जो भी फाइलें हैं वो लाल कपड़े में ही बांध कर रखी जाती हैं, क्योंकि लाल कपड़े जो है बचा लेते हैं पन्नों को, है ना बात। तो यही चीज है, दीमक वगैरह नहीं लगता, ये सारी चीजें। तो इसका आवरण जो है लाल कपड़े से युक्त मजबूत होता है। इस पद्धति में खाता पृष्ठों को 6 या 8 भागों में मोड़कर स्थानीय भाषाओं में तैयार किया जाता है। अब इस पद्धति में जो लेखांकन होता था, इसके पन्ने को मोड़ा जाता था 6 या 8 बार में, जिसे सले कहते थे। ठीक बात। तो 6 या 8 सलों में मोड़ करके पन्नों को अलग अलग स्टाइल से मोड़ा जाता था। उस तरह से मोड़ने के बाद जो बनता था, तो उस मोड़ने की वजह से जो उस पर लाइन हो जाता था पेज पे, जब मोड़ेंगे तो लाइन होता है ना। ठीक है, तो उस मोड़े हुए लाइन के हिसाब से फिर हम लोग उसमें लेखा करते थे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें लेखांकन होता था। तो इसमें व्यवहारों के अंकन का कार्य प्रायः काली स्याही से होता था। इसमें जो है काला रंग की स्याही ज्यादातर प्रयोग होता था लेखांकन के लिए। इसमें खाते जो है 2 भागों में विभक्त होते थे, जैसे दोहरा लेखा प्रणाली में 2 भागों में विभक्त थे ना, यहाँ भी 2 भागों में। एक होता था जमा पक्ष, जिसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बोला जाए तो क्रेडिट बोलेंगे, और दूसरा होता है नाम पक्ष, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो डेबिट बोलेंगे। तो यहाँ भी जमा और नाम 2 पक्षों में, यानी डेबिट क्रेडिट 2 पक्षों में यहाँ भी लेखांकन होता है ना बात। हमने बोला ना, ये भी साइंटिफिक था पूरी तरह से। ठीक है, खाते का बायां भाग जो है जमा पक्ष और दायां भाग जो है नाम पक्ष कहलाता है। इसमें खाते द्विप्रविष्टि के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं, अतः यह पद्धति भी पूर्ण एवं वैज्ञानिक पद्धति है। समझ में आया। इसमें भी जो लेखांकन होता था वो भी क्या होता था, नियम एवं सिद्धांत पर चलता था, पूर्ण एवं वैज्ञानिक पद्धति थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया भारतीय बही खाता पद्धति। बढ़िया समझ में आया। तो हमने लेखांकन की सारी पद्धतियों को अच्छे तरीके से समझ लिया, जान लिया कि क्या होता है, कैसा होता है। अब बात हम लोग करते हैं आगे। तो आगे इसमें भी हमारा लेखांकन के जो है 3 अवस्थाएं थी। जैसे हमारा दोहरा लेखा प्रणाली में भी 3 अवस्था है। पहला प्रारंभिक अंकन, जिसे हम लोग प्रारंभिक लेखा कहते हैं। दूसरा वर्गीकरण, जिसमें खाता बही बनता है, यहाँ पर भी ऐसा वर्गीकरण। और तीसरा सारांश, जिसमें हम लोग लाभ हानि खाता, इन सब चीजों की स्थिति को जानते हैं, व्यापार के सारांश, है ना। तो यहाँ भी हमारा तीनों पद्धति में जो है अपना लेखांकन होता था। ठीक बात। तो इसीलिए बोलते हैं पूरा तरह से पूर्ण रूप से ये वैज्ञानिक पद्धति है। चलो भाई, यहां तक समझ में। इसके बाद हम लोग का यहाँ पर अंतर है। ठीक है, और ये अंतर किसमें है, तो ये अंतर दोहरा लेखा प्रणाली, जिसे हम लोग अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली, जिसे हम लोग अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। तथा भारतीय बही खाता प्रणाली, जिसे हम लोग महाजनी प्रणाली भी कहते हैं। इनके बीच में ये अंतर है। ठीक है, तो ये अंतर भी हमने दे दिया। आप लोग अंतर को पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, दोनों पद्धति को समझ लिया, अंतर पढ़ेंगे आराम से, सारी बातें समझ में आएगा। तो ये आप लोग अंतर देख लीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक बात, ये 8 अंतर हो गया। इसके बाद हमारा क्या, अब इसके बाद हम लोग लेखांकन के आधार को समझते हैं। लेखांकन अपने 2 तरीके से किया जाए तो उसका 2 आधार होता है। ठीक है, कैसा कैसा था, इस चीज को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये हमारा अगला टॉपिक हो गया लेखांकन के आधार, यानी लेखांकन कैसा होता है। तो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि की आय की तुलना उस अवधि के व्ययों से करके लाभ अथवा हानि की जानकारी प्राप्त करना था। मेन लेखांकन हम लोग क्यों करते हैं, इसीलिए ना करते हैं, हमने बिजनेस में कितना आय कमाया, हमारे बिजनेस में आय कमाने के लिए हमने कितना व्यय किया। अब इन दोनों की आपस में तुलना करें, और तुलना करने में 2 कंडीशन बनेगा, या तो ये कंडीशन बनेगा या तो ये कंडीशन बनेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन बनेगा, यानी आय ज्यादा व्यय कम, या आय कम व्यय ज्यादा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन बनेगा तो ये हमारा लाभ की परिस्थिति होता है, और अगर ऐसा कंडीशन बनेगा तो ये हमारी हानि की परिस्थिति होता है।
तो व्यापार का जो है, व्यापार में हम लोग जो लेखांकन करते हैं, उस लेखांकन करने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें लाभ और हानि की जानकारी हो पाए, ठीक है। और इस जानकारी को रखने के लिए हमारा लेखांकन करने का जो आधार है वो दो तरीके का है, जिसमें सबसे पहला आधार है हमारा नगद आधार पर लेखांकन, ठीक है। ये नगद आधार पर लेखांकन वही है जो आपका रोकड़ प्रणाली था, ठीक है। यानी रोकड़ प्रणाली से लेखांकन करना ही हमारा नगद आधार पर लेखांकन कहलाता है, ठीक है। रोकड़ प्रणाली से लेखांकन करना ही हमारा नगद आधार पर लेखांकन कहलाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है इसमें समझिएगा, ठीक है। इसमें आय एवं व्ययों का लेखांकन नगद आधार पर ही किया जाता है। आय अर्जित होने पर अथवा व्यय की राशि देय होने पर कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। यानी जब आप आय कमा लिए हैं, मतलब अभी मिला नहीं, बस कमा लिए हैं, ठीक है, या व्यय आपने जो है सेवा ले लिया लेकिन आपने व्यय का भुगतान नहीं किया, ठीक है, यानी व्यय देय हो चुका है, तो इन चीजों का लेखा नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रणाली में ये, इस प्रणाली में यही देखना कि आय आपको मिल चुका जाना चाहिए और व्यय आपका हो चुका जाना चाहिए, ठीक है। यानी व्यय का भुगतान हो गया होगा और आय का भुगतान प्राप्त हो गया होगा, तभी इसमें लेखांकन करते हैं, यही बात यहां पर बोला है, ठीक है। आय का लेखांकन वास्तव में नगद प्राप्त होने पर ही किया जाता है, इसी प्रकार व्यय का लेखांकन भी वास्तव में नगद भुगतान पर ही किया जाता है। तो यही हमारा नगद प्रणाली हो गया, ठीक है, नगद आधार पर लेखांकन हो गया। अब इसमें क्या बोला, जैसे जैसे जनवरी 2020 माह में देय वेतन का, यहाँ पे देय लिखा है, देय होगा, देय वेतन का भुगतान यदि जुलाई 2020 में माह में किया जाए तो इसका लेखांकन नगद आधार पर जुलाई माह में होगा, ठीक है। जब इसका भुगतान हुआ तब जनवरी का वेतन था लेकिन आपने भुगतान जुलाई में किया तो जुलाई में इसका लेखांकन हुआ, जबकि उस वेतन को जनवरी में ही लिखना चाहिए था क्योंकि वो जनवरी का वेतन था। लेकिन नगद आधार पर लेखांकन में जिस समय नगद आ जा रहा है उसी समय उसका लेखा होगा, ठीक है। तो जुलाई माह में होगा। इस प्रकार यह लेखांकन पद्धति केवल एक निश्चित अवधि की कुल नगद प्राप्ति की तुलना उस अवधि की केवल नगद भुगतान से संभव बनाती है। यानी नगद प्राप्ति और नगद भुगतान का ही केवल तुलना ये कर पाता है, ठीक है। और ये प्रणाली कौन से किसके आधार पर चलता है, मतलब नगद आधार पर लेखांकन रोकड़ प्रणाली को लेते हुए चलता है। यानी इस आधार पर लेखांकन कौन करता है, कौन करता है, अलाभकारी संस्थाएं, पेशेवर व्यक्ति, ठीक है, वही करते हैं, ठीक बात। अब चलो भाई यहां तक समझ में आ गया। तो इसके अपने लाभ क्या है, पहला लाभ ये है रोकड़ की स्थिति का ज्ञान। जाहिर सी बात है यार, नगद पे लेखांकन करें तो नगद का तो ज्ञान पूरी तरह से होगा, कितना पैसा है, कितना पैसा गया है, कितना पैसा आया है, इसके बारे में ज्ञान हो जाए। फिर सरल पद्धति, बहुत सिंपल सी बात है, बस आपको ये देखना है कि कब पैसे मिले हैं, कब पैसे गए हैं, उसी का लेखांकन कर देना, बहुत सिंपल पद्धति है। और फिर क्या है, गैर व्यापारिक संस्थाएं अथवा पेशेवर व्यक्तियों के लिए उपयोग। हमने बोला ना, इसे कौन बनाता है, ये दो लोग बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रणाली मतलब ये आधार जो है रोकड़ प्रणाली पर आधारित है। नगद आधार पर लेखांकन किस प्रणाली पर आधारित है, रोकड़ प्रणाली पर आधारित है। और रोकड़ प्रणाली कौन प्रयोग करता है, ये लोग प्रयोग करता है, तो इन्हीं के लिए उपयुक्त है, ठीक है, क्योंकि इनका सारा काम नगद से ही होता है, लेन देन होता है सारा नगद से ही। अब इसके दोष क्या है, तो दोष यार बड़ी से है, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्या है, व्यावसायिक संस्था के लिए उपयुक्त, अनुपयुक्त, यानी जो लाभ हानि ज्ञात करने वाले संस्था उनके लिए अनुपयुक्त, क्योंकि उन्हें अपना शुद्ध लाभ शुद्ध हानि देखना है। जिस समय व्यय हो जा रहा है उसी समय उनका लेखा करना है, जिस समय आपने आय कमा लिया उसी समय उनका लेखा करना है। इसीलिए ये जो है व्यापार का शुद्ध लाभ शुद्ध हानि नहीं निकाल पाता, तो ये व्यापार के लिए अनुपयुक्त होता है, ठीक है। फिर क्या है, समायोजन का अभाव, इसमें समायोजन नहीं हो पाता है क्योंकि उधार का कोई लेखा नहीं हो रहा है, जो चीजें आपको बाद में मिलने वाला है या जिसका आप बाद में भुगतान करने वाला है उसका लेखा नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप समायोजन नहीं करें तो समायोजन का इसमें अभाव होता है। फिर क्या है, वैधानिक मान्यता का अभाव, इसे वैधानिक मान्यता मिलेगा क्या, नहीं ना मिलेगा, क्योंकि सही है क्या, आपने कमा लिया है लेकिन आपने उसको लिखा नहीं, आपको भुगतान हो देना चाहिए था लेकिन अभी आपने दिया नहीं है, दे है तब भी आपने उसको नहीं लिखा, तो ये पूर्ण रूप से नहीं लिख रहे हैं आप, इसमें सब चीज अच्छे से उल्लेख नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी वैधानिक मान्यता का भी इसमें अभाव होता है। फिर क्या है, यहाँ पे जो है चौथा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे फिर पांचवा पॉइंट हो जाएगा, लाभ में परिवर्तन संभव। तो यहाँ पर जो लाभ आपका जो शो करेगा इस खाते इस प्रणाली के आधार पर, मतलब नगद आधार पर लेखांकन के हिसाब से आपने लेखांकन किया है, तो इसमें जो लाभ आपका शो करेगा वो सही लाभ नहीं हो सकता है, उसमें परिवर्तन संभव है, क्योंकि बहुत सी चीजों को आपने इग्नोर किया है ना बात, इसलिए परिवर्तन संभव है। और फिर क्या है, उधार व्यवहारों का लेखांकन नहीं, जैसा बोला ना हमने, लाभ आपने अर्जित लाभ, ठीक है, अर्जित लाभ क्या है, अर्जित लाभ यही हुआ ना कि आपने कमा लिया है लेकिन आपने उसका लेखा नहीं किया, तो यह अर्जित लाभ एक तरह से क्या है, उधार हुआ कि नहीं, आपको मिलना बाकी है। और उसी तरह देव है, देव है क्या, उधार है कि नहीं, आपको देना बाकी है। तो ये दोनों के दोनों उधार है और इन दोनों का लेखा नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें उधार का लेखांकन नहीं होता है, जब पैसा आया जब पैसा गया तभी इसमें लेखांकन होगा, ठीक है। तो ये बात हो गया। नेक्स्ट बात हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा उपार्जन आधार पर लेखांकन। अब उपार्जन आधार पर लेखांकन क्या होता है, अब इसमें सब कुछ लिखा जाएगा, यानी आय अर्जित होते ही लिख लो, व्यय देय होते ही लिख लो, यही बात यहां पर है, ठीक है। तो इस पद्धति में आय अर्जित होने पर ही उसका लेखांकन लेखा पुस्तकों में कर लिया जाता है, चाहे वह प्राप्त हुई हो अथवा न हुई हो, ठीक है।
इसी प्रकार व्यय का लेखांकन भी देय होने पर ही कर लिया जाता है, चाहे उसका भुगतान नगद हुआ हो अथवा ना हुआ हो। यानी जब आपका आय अर्जित हो रहा है तभी लिख लो, जब आपका व्यय दे हो रहा है तभी लिख लो। बाद में वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन आपको उसका लेखांकन करना पड़ेगा ताकि शुद्ध और स्पष्ट आप लाभ निकाल पाए। ठीक बात, क्लियर है। इस प्रकार इस लेखांकन पद्धति में नगद एवं उधार दोनों प्रकार के व्यवहारों का लेखांकन उपार्जन आधार पर किया जाता है। यानी इस पद्धति में इससे समझ में आ रहा है कि इसमें भाई कैश ट्रांजैक्शन तो लिखा ही जाएगा, प्लस इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी लिखा जाता है। ठीक है, नगद और उधार दोनों प्रकार का लेखांकन इसमें लिखा जाएगा। यानी यह पद्धति किस प्रणाली पर चलता है, तो यह हमारा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, यह हमारा कौन सा प्रणाली पर आधारित है, दोहरा लेखा प्रणाली पर। तो नगद आधार पर लेखांकन करेंगे तो कैश प्रणाली होगा, दोहरा लेखा प्रणाली कब होगा, जब उपार्जन आधार पर करेंगे। यानी यह प्रणाली किसके लिए उपयुक्त होगा, व्यापारिक संस्थाओं के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गया अच्छे से। अब हमारा क्या बात होता है, अब हमारा बात होता है कि लाभ, सही आर्थिक स्थिति की जानकारी। ठीक है, सही आर्थिक स्थिति की जानकारी पहली बात है, क्योंकि सारी चीजें लिख रहे हैं एकदम सही टाइम पे लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपको परिस्थितियां दिखाया जाएगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति दिखाया जाएगा वो शुद्ध एवं स्पष्ट होगा। फिर उसके बाद क्या है, पूंजी एवं आगम मदों का विभाजन। इसमें जो लेखांकन होता है वो पूरा स्पष्ट है कि क्या पूंजीगत मद है यानी कौन लॉन्ग टर्म मद है, क्या आयगत मद है यानी कौन शॉर्ट टर्म मद है, इसका पूरा एकदम स्पष्ट उल्लेख होता है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर मिलान अवधारणा पर आधारित ये प्रणाली जो है, मिलान अवधारणा एक होता है उस पर आधारित होता है। मिलान अवधारणा क्या किस चीज करता है, मिलान अवधारणा आपका कुल आय और कुल व्यय का मिलान करने के बीच में जो है बात करता है, और कैसे जो आय आपने कमा लिया उस पे और जो व्यय आपने आपका देय हो चुका उसका, उन दोनों का मिलान करता है। यानी यह प्रणाली मिलान अवधारणा पर आधारित है, और यही मिलान अवधारणा आपका शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का ज्ञान कराता है। ठीक है, यही आपका शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यह प्रणाली भी आपका शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का सही सही ज्ञान करा देगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है। क्यों, क्योंकि आपने इसमें सब कुछ लिखा है ना, शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से लिखा है, सारा चीज एकदम क्लियर है, तो जाहिर सी बात है वैधानिक मान्यता भी इसको मिल जाता है। ठीक बात। अब इसका इसमें दोष क्या है, तो दोष बहुत ही कम है, क्योंकि सब चीज लिखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है दोष कम होगा। पहला दोष यही है कि कठिन पद्धति, यानी सबके बस की बात नहीं है, इसे करना कठिन है, इसे करने के लिए विशेष ज्ञान एवं योग्यता चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, तब आप कर पाएंगे। ठीक है, और फिर क्या है, यहाँ पर अनुमानों में व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित। इसमें कुछ चीजें गड़बड़ ये है कि इसमें कुछ चीजें अनुमानों पर आधारित होता है, व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित होता है। जैसे हरास लेखांकन, यहाँ पर एक जो है हरास का लेखा होता है, तो हरास का लेखा करने के लिए, ठीक है, या हरास की गणना करने के लिए समझेगा, हरास की गणना करने के लिए यहाँ पर अनुमानित जीवन काल लगता है। ठीक है, करने के लिए संपत्तियां जो होती है ना, पूरी संपत्तियां, उस पूरी संपत्तियों की अनुमानित जीवन काल निकाला जाता है। ठीक है, क्या निकाला जाता है, संपत्तियों की अनुमानित जीवन काल। अब ये अनुमानित जीवन काल अनुमान पर होता है, और जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये एकदम सटीक होगा क्या, नहीं। कोई व्यक्ति उस संपत्ति का अलग जीवन काल बताएगा, कोई व्यक्ति उस संपत्ति का अलग जीवन काल बताएगा, यानी व्यक्तिगत निर्णय तो पहले प्रभावित कर रहा है। और दूसरी बात, आप जो भी अनुमानित जीवन काल कर रहे हैं क्या वो सटीक होगा। आप किसी संपत्ति को 10 साल सोच रहे हैं, जरूरी है वो 10 साल चले, हो सकता है 15-20 साल चल जाए, हो सकता है कि 6-7 साल में ही खराब हो जाए, है कि नहीं बात। तो यही चीज इसमें एक बड़ा दोष ये भी है कि ये जो है कुछ चीजें इसमें अनुमानित होता है, अवास्तविक होता है, ये भी इसका एक दोष है। ठीक बात, क्लियर है। तो ये कुल मिला के दोष है। तो ऐसे करते हुए हम लोगों ने आज सारे लेखांकन की प्रणालियां भी समझ लिया और साथ ही साथ लेखांकन के दोनों आधार भी समझ लिया। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर होता है पूरी तरह से समाप्त। तो हम लोगों ने आज जो है लेखांकन की प्रणालियां, ठीक है, लेखांकन की प्रणालियां, ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने समझ लिया, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे मिलेंगे आने वाले अगले टॉपिक से। और जैसे जैसे हमारा वन शॉट कवर होता चलेगा और फटाफट आपके अकाउंट्स भी पूरी तरह एकदम अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे, पूरा A to Z एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो आज की क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।